हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का बायोलॉजी और हमारा फर्स्ट चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। सो चलिए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने ये पढ़ा था कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जहाँ पर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं, वाटर रूट से लेते हैं और सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज़ करके इसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में, राइट। यही पढ़ा था हमने। तो अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में दो चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो यहाँ पर हो रही हैं। वो हैं, एक तो पानी का मूवमेंट। तो सॉइल से क्या कर रहे हैं, रूट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं वाटर। नाउ फ्रॉम रूट्स दिस वाटर इज कंडक्टेड अपवर्ड्स टुवर्ड्स द लीफ, राइट। तो एक तो ये हो रहा है। दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब लीव्स खाना बना रही हैं, सो बेसिकली व्हेन द फोटोसिंथेसिस इज परफॉर्म्ड बाय लीव्स, तो यहाँ पर जो खाना बन रहा है ये प्लांट के हर एक पार्ट को चाहिए, इवन द रूट्स, राइट। तो अब ये जो खाना है, ये जो फूड है, इसका कंडक्शन हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और अपवर्ड डायरेक्शन में भी। क्लियर? तो इतना हमें समझ आया। तो ये जो खाना है ये ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जो चीज़ें प्लांट को चाहिए वो प्लांट में यहाँ से वहाँ को ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में एक ऐसा प्रोसेस है जो सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब किए जाते हैं जिसमें, या फिर जो सब्सटेंसेस प्लांट से सिंथेसाइज करते हैं किसी भी पार्ट में, दे आर मूव्ड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे एब्जॉर्ब्ड में अगर हम बात करें तो जैसे कि वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है रूट से, अब ये चाहिए होता है लीव्स में फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट। और दूसरा सिंथेसाइज किए जाते हैं कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज, जो लीव्स बनाती हैं जब वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं, करेक्ट। तो इन सब सब्सटेंसेस का मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एक पार्ट से दूसरे पार्ट को प्लांट के अंदर, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? तो हमें ये समझ आ गया है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। नाउ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज डन बाय सर्टेन टिश्यूज विच आर कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज, या फिर इनको हम कंडक्टिंग टिश्यूज भी बोलते हैं। और इन्हीं टिश्यूज को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज वैस्कुलर टिश्यूज, करेक्ट। तो ये जो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन है ना, ये दो टिश्यूज के थ्रू होता है। तो सबसे पहला है फ्लोएम और एक है जाइलम। क्लियर? तो फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो जो खाना लीव्स बना रही हैं उस खाने को प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाना जहां पर उसकी ज़रूरत है, और इवन रूट्स तक पहुंचाना फ्लोएम का काम है। वहीं पर जाइलम का काम है वाटर, जो पानी सॉइल से एब्जॉर्ब वो कर रही हैं उसको ट्रांसपोर्ट करना प्लांट के लीव्स तक, ताकि प्लांट्स इस पानी को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर सकें। क्लियर? तो हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि किस तरह हर एक रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें कितने रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं? 4। सबसे पहला कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, देन क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अगर चारों में से एक भी चीज़ एब्सेंट होती है तो प्लांट्स ये प्रोसेस नहीं परफॉर्म कर सकते। क्लियर? तो इतनी बात समझ आई। सो दीज आर द 2 वैस्कुलर टिश्यूज और द 2 कंडक्टिंग टिश्यूज या फिर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, राइट। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट से, दैट इज जाइलम। तो जाइलम क्या है? तो जाइलम एक ट्यूब है, एक ट्यूबुलर पैसेज है जो पानी को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो अब जब सॉइल में
पानी होता है तो पानी के साथ कुछ यहाँ पर मिनरल्स भी होते हैं, असेंशियल मिनरल्स, जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो जब रूट्स पानी एब्जॉर्ब करेगी तो पानी के साथ साथ यहाँ पर क्या एब्जॉर्ब हो जाएगा, मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होंगे। सो ये पूरा जो absorbed material है, water and minerals, they will be transported into the higher parts of the plant through a tubular passage। tubular मतलब कि एक ट्यूब की फॉर्म में है। आपने एक पाइप देखी है, एक पाइप होती है जो हमारे टैप होता है, टैप से कनेक्टेड पाइप्स होती हैं, राइट। तो बस वैसा ही एक पाइप वाला सिस्टम है रूट से लेके टू ऑल द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और इसके 4 टाइप हैं। मतलब बेसिकली जो जाइलम है, जाइलम एक टिश्यू है जो 4 तरह के सेल्स से मिलकर बना है। इन सेल्स के नाम हैं जाइलम ट्रेकीज, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल ऑफ जाइलम इज ट्रेकीड्स। तो ट्रेकीड कैसा सेल होता है, ये पिक्चर देखो। तो बेसिकली एक इलोंगेटेड सेल है जिसके एंड्स टेपरिंग है, मतलब बीच से वो थिक है और साइड से जो एंड्स है ना वो ऐसे हैं, टेपरिंग एंड्स है, मतलब पतले होते जा रहे हैं टुवर्ड्स द साइड्स, राइट। सो दे आर द इलोंगेटेड डेड सेल्स विद टेपरिंग एंड्स। क्लियर। दूसरी चीज़, इनकी जो वॉल्स होती हैं दे हैव थिकनिंग। इनकी वॉल्स में कुछ थिकनिंग होती है। आप यहाँ पर देख रहे हो ऑलमोस्ट आपको डबल वॉल्ड ही दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली जो वॉल्स हैं दे आर थिक और इनके बीच में कुछ पोर्स होते हैं। सो दे हैव द लेटरल पोर्स इन देम, राइट। इनका फंक्शन क्या है, तो ओवरऑल अगर हम जाइलम का फंक्शन देखें ना तो हम बोलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स to the aerial parts of the plant, this is what we can say। but जाइलम जो है, जाइलम के जो सेल्स हैं वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ट्रेकीड जो कि हम फर्स्ट टाइप ऑफ जाइलम सेल पढ़ रहे हैं, उसका फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ देना एक प्लांट को। तो प्लांट को जो मैकेनिकल सपोर्ट है और स्ट्रेंथ देता है वो देता है जाइलम। जाइलम में कौन, ट्रेकीड्स, राइट। और दूसरा काम क्या है, दूसरा काम तो कंडक्शन ही है। किसका, वाटर का कंडक्शन है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज द वेसल्स। तो वेसल कुछ ऐसे होते हैं, मतलब ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने अपने घर में पाइप्स देखी हैं जिससे पानी आता है, ठीक है। तो घर के अंदर तो अब वो पूरा वो होता है ना, वॉल के अंदर होती हैं, बट बाहर से देखा होगा है ना, बाहर तो कवर्ड नहीं होती, घर के बैक साइड पे स्पेशली तो ट्यूब्स होती हैं, लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं और एक के साथ एक ट्यूब ऐसे कनेक्टेड होती है। तो सेम वेसल्स भी वैसी ही होती हैं। सो दे आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर ओपन एट बोथ द एंड। तो अगर आप एक पाइप को लो, पानी की एक पाइप लो ना जो दोनों तरफ से खुली होती है, तो पाइप को खुला तो होना पड़ेगा ना दोनों तरफ से, ताकि एक तरफ से पानी एंटर करे और दूसरी तरफ से पानी जो है वो निकल जाए। क्लियर। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि दोनों तरफ से खुला है और ये एक के ऊपर एक प्लेस्ड होते हैं। अब चलो फिर से रिकॉल करो। अब जो पाइप्स हैं ना वो काफ़ी लंबी बनाई जाती हैं, लेकिन सोचो एक बड़ा सा टावर है, से 10 फ्लोर्स का एक टावर है, तो ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक अगर उसको वाटर कनेक्टिविटी देनी है तो आपको क्या लगता है कि इतनी ही लंबी पाइप बनती होगी? नहीं बनती है। सो देयर आर डिफरेंट पाइप्स विच आर कनेक्टेड। तो वेसल्स, जब भी आप वेसल्स के बारे में सोचोगे या पूछा जाएगा या क्वेश्चन आएगा तो ये याद रखना कि वेसल्स कैसी होती हैं, हमारे पाइप्स जैसी होती है। कौन सी पाइप? वाटर वाली पाइप, ठीक है, जो दोनों तरफ से खुली होती हैं। और यहाँ पर अगर मैं इसको एक पाइप मान लूँ, एक पीस मान लूँ एक पाइप का, ठीक है, तो दूसरा पीस जो है वो इसके ऊपर ऐसे रखा होगा, फिर ये एक और पीस से कनेक्टेड होगी ऐसे। तो ऐसे ही बहुत सारी पाइप्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, तो एक के ऊपर एक पाइप रखी गई होगी। सो दे आर द वेसल्स। Clear? So what is their function? The first function over here is also providing a mechanical support to the plant. तो इनका पहला काम, इनका भी mechanical support provide करना ही है। और दूसरा काम क्या है? Conduction of water.
इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो जब भी हम जाइलम की बात कर रहे हैं, रिमेंबर दिस, जब भी हम जाइलम की बात कर रहे हैं और हम वाटर कंडक्शन की बात करते हैं और वाटर कंडक्शन में हम डायरेक्शन की बात करते हैं, तो रिमेंबर पानी जो है वो हमेशा नीचे से ऊपर ही जाएगा, कभी भी पानी ऊपर से नीचे नहीं आएगा। अगर ज़्यादा पानी है तो वो लीव्स इवेपोरेट कर देंगी, ठीक है। तो जाइलम के केस में जो पानी का मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, रिमेंबर दिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं द नेक्स्ट सेल ऑफ जाइलम, दैट इज द जाइलम और द वुड पैरेन्काइमा। तो ये क्या होते हैं, दीज आर स्मॉल थिक वॉल्ड लिविंग सेल्स, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे लिविंग सेल्स होते हैं जिनकी वॉल्स काफ़ी थिक होती हैं। तो अब अगर आप इस सेल को देखो तो इस सेल में आपको साइटोप्लाज्म भी देखने को मिल रहा है, इसमें आपको न्यूक्लियस भी देखने को मिल रहा है, करेक्ट। तो इसका मतलब क्योंकि न्यूक्लियस है इसीलिए तो ये लिविंग है। अगर ये जो लिविंग कंटेंट साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ना हो तो ये नॉन लिविंग हो जाएगा, राइट। लेकिन हमने अभी तक न्यूक्लियस कहाँ पर देखा है, जो हमने लास्ट टू डिस्कस किए, ट्रकीज और वेसल्स। क्या हमने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पढ़ा? नहीं पढ़ा। तो ये जो सेल्स है, क्योंकि इनमें साइटोप्लाज्म भी है और न्यूक्लियस भी है, इसीलिए ये सेल कैसा है, ये लिविंग सेल्स है। तो इनका एक काम है फूड को स्टोर करना। पहले दो कंपोनेंट्स क्या कर रहे थे, पानी तो कंडक्ट कर ही रहे थे, साथ में मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहे थे प्लांट को। यहाँ पर पानी तो कंडक्ट हो ही रहा है, पानी का ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं रुकेगा, पानी का ट्रांसपोर्टेशन तो होगा, लेकिन इसका दूसरा फंक्शन क्या होगा, खाना स्टोर करना। ये लिविंग है इसलिए ये खाना स्टोर कर रहा है, ये लिविंग है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ द सेल ऑफ अ जाइलम इज जाइलम स्क्लेरेनकाइमा या फिर वुड फाइबर्स, राइट। सो अगेन दे आर थिक वॉल्ड, दे आर लॉन्ग एंड नैरो सेल्स विद टेपरिंग एंड्स। तो जैसे हमने ट्रकीड्स बनाया था ना कि बीच से थिक है एंड बाय द साइड्स एज दे गो ऑन टुवर्ड्स द साइड्स, तो वो क्या हो जाते हैं, टेपरिंग एंड्स हो जाते हैं, ठीक है। वो जो एंड्स है ना वो ऐसे पतले होते जाते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, बस फ़र्क यहाँ पर क्या है कि इसके वहाँ पर क्या था, हमें ऐसे, अगर इफ़ यू रिकॉल दैट स्ट्रक्चर, तो वो ऐसा था और बीच में क्या था, पोर्स थे, पिट्स थे, ठीक है। छोटे छोटे लैटरल पोर्स हमें देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर पोर्स नहीं है, यहाँ पर सिंपल पिट्स हमें देखने को मिल रही हैं, क्लियर। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन वाटर का कंडक्शन नहीं है, इसका फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना प्लांट को। इसका काम सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो इसका मतलब जो हमने पहले तीन कंपोनेंट्स पढ़े, कौन कौन से, वी स्टार्टेड विथ ट्रकील्स, देन वी वेंट ऑन टू वेसल्स एंड देन वी वेंट ऑन टू जाइलम पैरेन्काइमा, राइट। तो इन तीनों, ये तीनों ही वाटर कंडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जो लास्ट वाला है दैट इज द जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, दैट इज नॉट हेल्पिंग इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। अब इनमें से तीन ऐसे हैं जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहे हैं, कौन कौन से हैं, ट्रकीड्स, वेसल्स एंड जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, राइट। तो एक तरह से ये सब कैसे थे, ये डेड सेल्स थे, क्योंकि हमने इनमें ना साइटोप्लाज्म पढ़ा ना हमने इनमें न्यूक्लियस पढ़ा। लेकिन जो हमारा एक सेल है, अ टाइप ऑफ अ जाइलम सेल विच इज़, कौन सा पढ़ा था लास्ट, जाइलम पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा जो है वो कैसा है, वो एक लिविंग सेल है। तो इफ़ यू रिकॉल योर क्लास 6 and 7 व्हाट यू हैव स्टडीड, तो वहाँ पर भी हम स्क्लेरेनकाइमा को कैसा सेल बताते हैं, दैट इज़ द डेड सेल। तो यहाँ भी ये क्या है, ये एक डेड सेल ही है। तो इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देना प्लांट को, क्लियर। तो इतना समझ आ गया। अब फंक्शंस ऑफ जाइलम, तो जाइलम के फंक्शंस क्या हैं, तो जाइलम का पहला फंक्शन तो है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, राइट। देन द नेक्स्ट इज जो ट्रकीड्स हैं, वेसल्स हैं और जाइलम स्क्लेरेनकाइमा है, इनका काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट देना, किसको, प्लांट्स को, क्लियर। तो ये बात हमें समझ आ गई है अच्छे से। सो आई होप इतना आपको समझ आया है। जाइलम के 4 टाइप ऑफ सेल्स आपको क्लियर हैं, कौन कौन से थे, जल्दी से रिकॉल करेंगे, ट्रकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, राइट। इसमें से सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग थे, क्यों, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों हमें देखने को मिला। और हमने
अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा है कि जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है वो लिविंग कंटेंट होता है हमारे सेल का। क्लियर? तो ये समझ आ गया हमें। तो आगे बढ़ें अब नेक्स्ट टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू की तरफ। कौन सा है नेक्स्ट टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू? सो इट इज़ फ्लोएम। तो जब भी हम जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं, सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट वैस्कुलर बंडल्स। सो जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर आर कॉल्ड एज वैस्कुलर बंडल्स। ठीक है, तो ये याद रखना। तो अब हम आते हैं फ्लोएम पे। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम एक ऐसा टिश्यू है जो फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अब खाना प्लांट्स ने बनाया, लीव्स ने बनाया, लेकिन ये खाना सिर्फ लीव्स को नहीं चाहिए। तो अगर मेरा ये एक प्लांट है, अब ये खाना जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस लीफ को नहीं चाहिए, ये खाना प्लांट के हर एक पार्ट को चाहिए। उन टिप्स को चाहिए जो ग्रोइंग टिप्स हैं, रूट में, शूट्स में या ब्रांचेस में, या फिर वो छोटे छोटे बड्स, उनको खाना चाहिए, रूट्स को खाना चाहिए, सबको एनर्जी चाहिए खाना मतलब फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, राइट? तो ये जो खाना लीव्स ने बनाया है ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में जाएगा। क्लियर? नाउ इट एक्सटेंड्स अलोंग द लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी इन रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। तो अब जहाँ पर हम जाइलम पढ़ रहे थे, तो जाइलम में हमने क्या बोला था कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा पानी। ठीक है, रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी और वो ऊपर की तरफ ही मूव करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप जाइलम फ्लोएम की बात करो तो इट एक्सटेंड्स टू द एंटायर लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी। तो बेसिकली ये रूट्स में भी होगा, ये स्टेम में भी होगा, ये ब्रांचेस में भी होगा और ये लीव्स में भी होगा। तो हर जगह आपको फ्लोएम देखने को मिलेगा। तो जैसे हमने 4 टाइप ऑफ सेल्स पढ़े थे जाइलम में, वैसे ही 4 तरह के सेल्स पढ़ेंगे हम फ्लोएम में। सबसे पहला है सीव ट्यूब्स, देन कंपेनियन सेल्स, देन फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड द फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, तो एक एक करके इन शॉर्ट देखते हैं कि ये क्या है, किस तरह के सेल्स हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फ्लोएम और द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल दैट इज प्रेजेंट इन फ्लोएम इज द सीव ट्यूब्स। तो ये जो सीव ट्यूब्स है ना, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। सो बेसिकली ये कुछ सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये देखो, ये आपको बीच में ये सिलेंडर टाइप के ऐसे सीधे सेल्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ये वाला है। आई विल जस्ट शेड दिस पार्ट। ठीक है, तो ये एक सिलेंड्रिकल सेल है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है। और ये कैसे अरेंज्ड है? ये वर्टिकल रोज में अरेंज्ड है, मतलब कि ये एक है, ठीक है, ये एक सीव ट्यूब है, ये दूसरा सीव ट्यूब है, और दोनों सीव ट्यूब्स के बीच में क्या है? एक ऐसे परफोरेटेड वॉल है, मतलब एक वॉल है लेकिन उसके अंदर क्या है? पोर्स हैं। क्लियर? तो ऐसा होता है कुछ हमारा सीव ट्यूब। करेक्ट? समझ आ गया? तो इसका काम क्या है? इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। इसका काम है सिर्फ और सिर्फ फूड का ट्रांसपोर्ट करना इनसाइड द प्लांट। क्लियर? तो जैसे हमने वेसल पढ़ा था, तो वेसल आपको याद है ना कि मतलब पाइप्स हैं जो आपस में, एक पाइप है फिर दूसरी है फिर तीसरी है, ऐसे बहुत सारी पाइप्स आपस में कनेक्टेड हैं। यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ जो सेल्स हैं वो सीव ट्यूब्स हैं। तो यहाँ ये कैसे हैं? ये भी एक के बाद एक ट्यूब कनेक्टेड है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, कनेक्टेड है। बस फ़र्क इतना है कि वेसल्स के केस में ना बीच की जो वॉल है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो चुकी थी, बीच में कोई परफोरेशन कुछ नहीं था। लेकिन सीव ट्यूब्स के केस में क्या है कि बीच में 2 सेल्स के बीच में वॉल है, और वो वॉल कैसी है? परफोरेटेड, एक ऐसी वॉल जिसके बीच में पोर्स हैं। क्लियर? समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट कम्स इज द कंपेनियन सेल्स। ठीक है, तो अब कंपेनियन सेल मतलब एक तरह से उसका एक पार्टनर या उसका एक फ्रेंड। किसका? सीव ट्यूब्स का। तो अगर वो उसका कंपेनियन है या फ्रेंड है तो वो क्या करेगा? ऑफ कोर्स उसकी हेल्प ही करेगा, राइट? तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे लिविंग थिन वॉल्ड इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जो सीव ट्यूब्स के साइड में होते हैं। तो देखो हमने क्या मार्क किया था कि ये हमारी सीव ट्यूब्स हैं। ठीक है, सीव ट्यूब्स के साइड में ये वाले सेल्स आप देख रहे हो, और अगर हम इस वाली सीव ट्यूब को देखें, सो इफ़ दिस इज़ द सीव ट्यूब वी आर टॉकिंग अबाउट, तो इसके साइड में ये देखो, ये बहुत सारे सेल्स हैं, राइट? सो दीज सेल्स आर व्हाट? दे आर द कंपेनियन सेल्स। इनके फ्रेंड्स हैं जो इनकी हेल्प करेंगे। किस चीज़ में हेल्प करेंगे? फूड के कंडक्शन में।
क्लियर? सो अब देखो, अगर अब आप इनको ध्यान से देखो तो इनके अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस है तो यहाँ साइटोप्लाज्म भी होगा, तो इसका मतलब कि ये लिविंग है, इनकी वॉल्स थिन है और ये क्या कर रहे हैं, ये सीव ट्यूब्स की हेल्प कर रहे हैं फूड के कंडक्शन में। क्लियर? समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप ऑफ सेल्स इन फ्लोएम टिश्यू, दैट इज द फ्लोएम parenchyma. So these phloem parenchyma, they are thin walled and parenchymatous cells. ठीक है, तो thin और parenchyma cells वाले ये सेल्स होते हैं जिनकी वॉल्स थिन होती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, जैसे फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा था, याद करो, जाइलम पैरेनकाइमा, तो वो भी क्या कर रहा था, वो पानी के कंडक्शन में हेल्प करे ना करे लेकिन वो फूड ज़रूर स्टोर कर रहा था। ठीक है, तो पानी तो वो कंडक्ट कर ही रहा था लेकिन उसका एक और फंक्शन था, दैट इज द स्टोरेज ऑफ फूड। वैसा ही द सेम पैरेनकाइमा वाला फंक्शन यहाँ पर फ्लोएम पैरेनकाइमा में भी होता है। राइट? तो समझ आ गई इतनी सी बात। तो यहाँ पर बीच में जो आपको ये सेल्स दिखाई देंगे, सो दे विल बी द फ्लोएम पैरेनकाइमा। करेक्ट? अब चलते हैं फोर्थ टाइप ऑफ सेल्स की तरफ, जो कि है फ्लोएम फाइबर्स, या फिर इसको फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा भी हम लिख सकते हैं। अब जैसे कि जाइलम स्क्लेरेनकाइमा डेड था, वैसे ही फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा भी डेड है। क्लियर? ये भी इलॉन्गेटेड सेल्स ही हैं और इनका काम क्या है, इनका काम भी सेम ही है जो जाइलम पैरेनकाइमा का था। क्या था? मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट देना प्लांट को। तो यहाँ पर फ्लोएम फाइबर या फिर फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा का काम भी क्या है, सपोर्ट और मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ। ठीक है, तो दोनों सपोर्ट ही हो गए। सो मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, तो इन दोनों का काम एक ही है। ठीक है, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। देखो, अगर हम फ्लोएम की बात करें और जाइलम की बात करें, तो फ्लोएम और जाइलम दोनों में क्या है, 4 तरह के सेल्स हैं, जिसमें से जो हम लास्ट टाइप ऑफ सेल पढ़ते हैं दैट इज सीधा दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा, दोनों कैसे हैं, डेड हैं। दोनों क्या करते हैं, दोनों मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट देते हैं प्लांट को। क्लियर? उससे पहले आते हैं जाइलम पैरेनकाइमा एंड फ्लोएम पैरेनकाइमा। दोनों का क्या काम है, दोनों का काम है फूड को स्टोर करना। क्लियर? तो ऐसे ही काफ़ी सारी कनेक्शंस हैं, जैसे वहाँ पर वेसल्स हैं जाइलम के केस में, वैसे ही यहाँ पर फ्लोएम के केस में क्या है, सीव ट्यूब्स हैं। बस फ़र्क इतना है वेसल्स में और सीव ट्यूब्स में कि सीव ट्यूब्स के केस में जब 2 सेल्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो जो बीच की वॉल है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रही है, वहाँ पर परफोरेशंस आ रही हैं, वहाँ पर पोर्स बन जा रहे हैं। ठीक है, तो समझ आ गई ना, इतनी बात सिंपल था समझने के लिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे फ्लोएम के फंक्शंस। सो पहला है ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये तो बात अब तक हमें एकदम ऐसे दिमाग में बैठ चुकी है। दूसरा है इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड। तो अब खाना बन तो गया है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि खाना हर टाइम किसी को चाहिए। तो अब वो खाना हम अपनी आपदा के लिए भी तो बचा के रखेंगे, कुछ खाना स्टोर भी तो करेंगे कि जब मान लो बारिश हो गई, धूप नहीं आई, या फिर आज पानी की कमी थी, तो उस टाइम भी तो प्लांट को सर्वाइव करना है, तो वो अपने अंदर कुछ खाना स्टोर रखता है। सो दैट इज़ द स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, नाउ द फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा, जैसे जाइलम स्क्लेरेनकाइमा था, ठीक है, एक ही काम है दोनों का, वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट देता है प्लांट को। क्लियर हो गया? तो गुड टू गो। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, क्या सोचो, क्या जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस, क्योंकि बहुत बार टीचर्स ये पूछ लेते हैं। तो देखो बड़ा ही सिंपल है। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें, सो आई विल जस्ट राइट द कीवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर का कंडक्शन हो रहा है इन केस ऑफ जाइलम। फ्लोएम के केस में क्या हो रहा है, फूड का कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब दूसरे फंक्शन पे अगर हम आए, तो जाइलम के केस में क्या हो रहा था कि पानी रूट्स एब्जॉर्ब कर रहे थे और वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। तो इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ पर जो फ्लो है दैट इज़ यूनिडायरेक्शनल फ्लो। कैसा फ्लो है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। वहीं पर अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं तो यहाँ पर
बाई डायरेक्शनल फ्लो है, मतलब खाना ऊपर भी जाएगा, खाना नीचे भी जाएगा, जहाँ भी खाने की ज़रूरत होगी उस तरफ को खाना मूव करेगा। राइट, समझ आया। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो जाइलम है, जाइलम के केस में कौन कौन वाटर की कंडक्शन में हेल्प कर रहा था, रिकॉल करो। सो देयर वर ट्रेकीड्स, ठीक है, ट्रेकीड्स एंड वेसल्स, राइट। तो ये वाटर की कंडक्शन में हेल्प कर रहे थे, एक्चुअली यही थे जो वाटर की कंडक्शन में मेन रोल प्ले कर रहे हैं, और ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हैं डेड। वहीं पर अगर हम बात करते हैं फ्लोएम के केस में, तो यहाँ पर कौन था, जल्दी से याद करो, सीव ट्यूब्स, और सीव ट्यूब का कंपेनियन कौन था, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, ठीक है। तो इन दोनों का काम क्या था, इन दोनों का काम था फूड की कंडक्शन कराना, और ये दोनों लिविंग कंपोनेंट्स थे। क्लियर, तो इतनी बात हमें समझ आई है या नहीं आई है, जल्दी से बताओ। अब देखो यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, लेकिन अभी इस पॉइंट पे कर लेना चाहिए कि जाइलम में जब वाटर का कंडक्शन होता है वहाँ पर एनर्जी या फिर आई कैन राइट एटीपी, ठीक है। सो एटीपी या एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर। वहीं पर जब हम फ्लोएम की बात करते हैं तो यहाँ पर एटीपी या फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बिना एनर्जी के खाने को हम एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं लेके जा सकते। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी तक बस इतना जान लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम शुरू से ये बोलते आ रहे हैं कि प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज करते हैं और वो खाना बनाते हैं, ठीक है। तो जब हम ये रिएक्शन लिखते हैं, एक बार फिर से लिखें रिएक्शन फोटोसिंथेसिस वाला, ठीक है। तो बहुत डिटेल में नहीं लिखेंगे, ऐसे शॉर्टकट में थोड़ा सा लिखेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 प्लस वाटर विल गिव ग्लूकोज। आई एम राइटिंग ओवर हियर ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हो ऐसा रहा है कि जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो खाना बन रहा है। खाना किस फॉर्म में बन रहा है, खाना बन रहा है ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। अब ये खाना ग्लूकोज की फॉर्म में बन रहा है, लेकिन ये स्टोर हो रहा है स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। बनेगा ग्लूकोज, स्टोर होगा एज स्टार्च, लेकिन ट्रांसपोर्ट होगा सुक्रोज सॉल्यूशन की फॉर्म में। कहाँ पर, फ्लोएम के थ्रू, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो ट्रांसपोर्ट है फूड का, इसको हम एक नाम देते हैं। व्हाट इज दैट नेम, दैट इज translocation. So translocation of solutes or translocation of food is the term that we use for transportation of food, ठीक है। तो बन रहा है ग्लूकोज, ठीक है, स्टोर हो रहा है स्टार्च, लेकिन ट्रांसपोर्ट हो रहा है शुगर सॉल्यूशन, सॉरी सुक्रोज सॉल्यूशन। क्लियर। तो फिर से एक बार रिवीजन, बन रहा है ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस में, स्टोर हो रहा है स्टार्च, लेकिन ट्रांसपोर्ट हो रहा है सुक्रोज सॉल्यूशन की फॉर्म में। डन। चलो गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, चलो चलते हैं। नाउ द वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। तो पानी का एब्जॉर्प्शन रूट्स के थ्रू कैसे होता है, देखो ये एक रूट का स्ट्रक्चर है। अब रूट के स्ट्रक्चर को अगर आप देखो, आप रिकॉल करो, हमने क्लास 6 में फर्स्ट चैप्टर में रूट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो वहाँ हमने रूट का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें जो हमारी टैप रूट होती है उसमें क्या होती है, सबसे पहले एक मेन रूट होती है। कैसी रूट होती है, मेन रूट। तो ये जो मोटा सा पोर्शन है रूट का, सो दिस इज द मेन रूट। मेन रूट से निकलती हैं कुछ लैटरल रूट्स, राइट।
और लेटरल रूट्स के बाद ये थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, सो दीज आर कॉल्ड एज द रूट हेयर. सो रिमेंबर दिस रूट हेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो कॉम्पोजिशन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जितना भी वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो इन्हीं के थ्रू होता है, वो रूट हेयर ही एब्जॉर्ब करते हैं. तो हम देखते हैं कैसे. देखो, अगर एक मान लो कहीं पर थोड़ा सा पानी गिरा है और आपको वो पानी फैलाना नहीं है, आपको हटाना है, तो आप क्या करोगे, आप एक कॉटन ले लोगे या एक टिश्यू पेपर ले लोगे. तो उससे क्या होगा, जैसे ही आप पानी के ऊपर उस कॉटन को या फिर उस टिश्यू पेपर को रखोगे तो क्या होगा, पानी एकदम से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा. तो ये जो प्रोसेस होता है ना, दैट इज़ कैपिलैरिटी. कौन सा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपिलैरिटी. ठीक है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नैरो स्पेसेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इस तरह जैसे ही आप कॉटन रखोगे तो उसमें छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, नैरो स्पेसेस, वहाँ पर पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है थ्रू अट्रैक्शन, राइट. सो दैट इज़ कैपिलैरिटी. लेकिन अगर हम रूट्स की बात करते हैं ना, सो इट इज़ समवॉट डिफरेंट. अब ये जो रूट है, रूट का हमने ये वाला जो हेयर वाला पोर्शन है, इसको हमने थोड़ा सा क्या किया है, मैग्नीफाई कर दिया है. तो देखो, समझते हैं. तो रूट हेयर होता क्या है. सो रूट हेयर इज बेसिकली अ लॉन्ग एक्सटेंशन, जिससे कि अगर आप अपनी बुक्स में देखो ना तो प्रोट्यूबरेंस भी लिखा हुआ है. तो बेसिकली क्या है, ये एक लॉन्ग एक्सटेंशन है किसकी, ऑफ एन द रूट. ठीक है, तो ये एक एपिडर्मल सेल की एक लंबी सी एक्सटेंशन है. रूट के एपिडर्मल सेल की ये सिर्फ एक एक्सटेंशन है. ठीक है, तो अब ये हमारा एक क्या है, एपिडर्मल सेल है, राइट. तो एपिडर्मल सेल, क्योंकि हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एक सेल वॉल होगी, द आउटर मोस्ट विल बी द सेल वॉल, और उसके अंदर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी. ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है. देखो, सेल, प्लांट सेल जो है ना वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें हर एक चीज़ होगी, उसमें सेल वॉल भी होगी और सेल मेम्ब्रेन भी होगी. फिर उससे आगे अगर हम जाएंगे तो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा, और एक बड़ा सा मतलब एक बहुत जाइंट सा एक स्ट्रक्चर होगा विच इज़ कॉल्ड एज वैक्यूल. तो अगर हम इस रूट हेयर की बात कर रहे हैं जहाँ पर ये पूरी लेबलिंग है, सो इट इज़ अ फुल्ली ग्रोन रूट हेयर. अब यहाँ पर देखो तो ये नए रूट हेयर जो है वो ग्रो हो रहे हैं, ये थोड़ा सा ग्रो हुआ है, इसकी ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है. सो दीज आर द न्यूली ग्रोइंग रूट हेयर्स, बट दिस इज़ अ फुल्ली ग्रोन रूट हेयर. क्लियर. अब फर्दर अगर हम इसको देखें तो रूट हेयर्स जो हैं उनके कुछ फीचर्स होते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन. अब पानी अगर रूट हेयर को एब्जॉर्ब करना है तो उसमें कोई तो खासियत होनी चाहिए ना, जिसकी वजह से वो पानी को एब्जॉर्ब कर ले. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि एक रूट जो होती है, एक रूट में बहुत सारे रूट हेयर होते हैं. जब रूट हेयर्स, अभी जो पतली पतली एक्सटेंशंस हैं, अगर ये इतनी सारी होंगी तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा. ठीक है, तो बहुत सारा सरफेस एरिया बढ़ेगा और ज़्यादा एरिया होगा जहाँ पर पानी की एब्जॉर्प्शन हो सकती है. तो ये पहली चीज़ है. दूसरा, जो रूट हेयर हैं उनके अंदर सेल सैप होता है, मतलब उनके अंदर एक लिक्विड कंटेंट होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हायर होती है आसपास के पानी से. क्लियर. और तीसरा, जो यहाँ पर हमारा रूट हेयर है, रूट हेयर की जो सेल वॉल होती है ना, इट इज़ फ्रीली परमिएबल, मतलब कि जो आ रहा है उसको चलने दो भाई, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आओ, एकदम फ्री, एकदम फ्रैंक, है ना. लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेमी परमिएबल होती है. ये कुछ ही चीज़ों को अपने थ्रू पास होने देती है. जैसे ये जो सेमी परमिएबल नेचर है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को पास होने देगी और कुछ और मॉलिक्यूल्स को, एंड सर्टेन अदर मॉलिक्यूल्स, लेकिन जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको पास नहीं होने देती है. राइट. तो इतना समझ आया. अब एक सेकंड पॉइंट है जहाँ पर हमने ये बोला कि जो रूट हेयर का सेल सैप है, जो अंदर वाला लिक्विड वाला कंटेंट है ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी है,
ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको हम एक प्रॉपर डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। तो मैं इसको आपको समझाऊंगी, पहले आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन है जो आपको आंसर करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट हेयर कंसिडर्ड सूटेबल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो हम रूट हेयर के स्ट्रक्चर को इतना सूटेबल क्यों मानते हैं कि ये सबसे अच्छी एब्जॉर्प्शन तो भाई रूट हेयर ही करेगा, ठीक है। एक तो ये बहुत सारे होते हैं जिसकी वजह से सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, surface area for absorption is increased। तो ये पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़ क्या हुई कि हमने एक चीज़ पढ़ी है जिसे अभी बस ऐसे ही याद रखो, बहुत अच्छे से डायग्राम से समझाऊंगी मैं इसको आपको। दूसरा है जो सेल सैप है इनसाइड रूट हेयर हैज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है दैन द सराउंडिंग वाटर, ठीक है। हैज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन दैन सराउंडिंग वाटर, ठीक है। जो मतलब जो सॉइल में पानी है उससे ज़्यादा होती है। देन द थर्ड वन क्या था, थर्ड वन सेल वॉल जो है वो फ्रीली परमिएबल है। कैसी है, फ्रीली परमिएबल है। और जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज सेमी परमिएबल, ठीक है। तो ये वही फीचर्स हैं जिसकी वजह से रूट हेयर जो है इट इज सूटेबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, राइट। नाउ द सेमी परमिएबल नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने क्या किया है, देखो हमने सीधा सा दो बीकर लिए हैं, ठीक है। ए और ये बी साइड है, इन दोनों के बीच में हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी है, क्लियर। तो अब मान लो कि ये जो रेड वाले मॉलिक्यूल्स हैं ना, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दीज आर अगेन वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं जो बड़े वाले हैं, ब्लू वाले हैं। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जो हमारी साइड ए है इट इज़ डाइल्यूटेड साइड, और जो साइड बी है इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड साइड, ठीक है। तो हम ये दोनों वर्ड्स यूज़ कब करते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना है। आप दो ग्लास लो, एक ग्लास में आप पानी ले लो और एक में शुगर सॉल्यूशन ले लो, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि वो साइड जहाँ पर पानी ज़्यादा है वो ज़्यादा डाइल्यूटेड साइड है, मतलब जो पतली सी है वो डाइल्यूटेड है, और वो जिसमें बहुत सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड साइड है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है कि पानी जहाँ पर ज़्यादा है वो डाइल्यूटेड साइड है, और जहाँ पर पानी कम है वो कॉन्सेंट्रेटेड साइड है, क्लियर। तो अब सेमी परमिएबल नेचर में क्या होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये पानी को पास करने देती है। So this membrane will allow water molecules to go from side A to side B। तो होगा क्या कि पहले A साइड में आप देखो लेवल पानी का काफ़ी ज़्यादा है, पहले इनिशियली हमने दोनों को बराबर मेंटेन करके रखा है, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद आप देखोगे क्या होगा कि जो साइड ए है और साइड बी है उसमें से साइड बी जो है वहाँ पर पानी का लेवल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स कम थे। तो शुगर बीइंग अ बिगर सॉल्यूट मॉलिक्यूल इट कैन नॉट क्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, लेकिन पानी क्रॉस करेगा। तो पानी क्या करेगा, पानी दिस वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी, तो साइड बी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। सो दिस हैपन्स इन a semi permeable membrane, this happens in cell membrane also। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मूवमेंट है ना वाटर मॉलिक्यूल का वो होता है फ्रॉम डाइल्यूट साइड टू द कॉन्सेंट्रेटेड साइड थ्रू दिस मेम्ब्रेन, दैट इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी जो है वो मूव करेगा। कहाँ से कहाँ को? जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से उस जगह को जाएगा जहाँ पर पानी कम है। क्लियर? तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है।
So from here comes a new term which is osmosis. तो osmosis क्या है? It is the movement of water molecules from a diluted solution to a concentrated solution through a semi-permeable membrane. तो मान लो मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं जिनको मैंने एक मेम्ब्रेन से, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मैंने अलग किया है. तो ये है मेरा सॉल्यूशन ए और ये है सॉल्यूशन बी. तो जो सॉल्यूशन ए है ना, उसमें पानी है और उसमें क्या है? शुगर मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पर वाटर है प्लस शुगर है. क्लियर? और दूसरी तरफ मेरे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ पानी है. क्लियर? तो इस केस में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा हुआ और डाइल्यूटेड कौन सा हुआ? देखो, दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, एक होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड और एक होते हैं डाइल्यूट. तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो आपने कभी एक जूस कोई ऐसा लेके आए हो जिसमें एक चम्मच डाला और बाकी सारा पानी डाल दिया. ठीक है, तो होता क्या है कि वो एक चम्मच में ना बहुत सारा वो होता है, मटीरियल होता है. जैसे कि हम बचपन में जहाँ पर रहते थे वहाँ पर लीचीज़ बहुत ज़्यादा होती थी, तो वहाँ पर ना लीची जूस कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में मिलता था. तो हम क्या करते थे? हम एक चम्मच उसका डालते थे बॉटल से निकाल के. ठीक है, लीची का सिरप डालते थे और उसके बाद ऊपर से हम पानी डाल देते थे. तो क्या था कि लीची का हमने कॉन्सेंट्रेट डाला है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और बाकी हमने क्या ऐड किया? पानी ऐड किया. तो वो एक सॉल्यूशन जिसमें बहुत सारा सॉल्यूट होता है, मतलब अगर हम दो को कंपेयर कर रहे हैं तो वो वाला सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट है उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड बोलेंगे, और वो वाला हमारा सॉल्यूशन जिसमें कम क्या है? सॉल्यूट है, तो उसे हम क्या बुलाएंगे? डाइल्यूट. तो ये जो दोनों कंपैरिजन है ना, ये एक दूसरे के रिलेशन में होते हैं. जैसे अब हमने यहाँ पर ए और बी बनाया है, तो हमने बोला कि ए में क्या है? ए में बहुत सारे क्या है? शुगर मॉलिक्यूल्स भी हैं. तो इसका मतलब कि अगर मैं ए और बी को कंपेयर करूँ तो ए और बी में से ए जो है उसमें ज़्यादा सॉल्यूट्स हैं, तो इसका मतलब ए मेरा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ और बी में जो शुगर है, जो शुगर के या सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो कम हैं, तो इसका मतलब बी मेरा कैसा सॉल्यूशन हुआ? डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ. क्लियर हुई ये बात? समझ आया आपको कि मैं क्या समझाना चाह रही थी? मतलब जब भी आप कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का कंपैरिजन करोगे ना, तो उस टाइम पर आपको हमेशा दो सॉल्यूशन को एक साथ रख के देखना पड़ेगा. जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसमें कम सॉल्यूट हैं वो डाइल्यूटेड है. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है? बहुत सारे सॉल्यूट हैं, तो इन दोनों को सेम टर्म्स में लाना है. अब शुगर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो काफ़ी बड़े हैं, वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते. तो इन टर्न क्या होगा? From B, that is from diluted solution, towards the A, that is a concentrated solution, water move करना शुरू हो जाएगा through this semi-permeable membrane. So this is called as osmosis, the movement of water molecules from diluted solution to the concentrated solution across a semi-permeable membrane is called as osmosis. ठीक है, बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स इन प्लांट्स. तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की बात करें प्लांट्स में तो हम तीन तरह के मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स देखते हैं. सबसे पहला है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन में क्या होता है कि जैसे प्लांट्स हैं तो प्लांट्स वाटर को और मिनरल्स को, रूट हेयर क्या कर रहे हैं? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है. सो दैट इज़ ऑल थ्रू डिफ्यूजन. ठीक है, तो वो क्या हो रहा है? जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उससे लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे ये सब कुछ चीज़ें आती जा रही हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज द सेकेंड वन इज ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अब आ गई है. तो डिफ्यूजन में क्या हुआ कि जहाँ पर पानी ज़्यादा था, जो कि सॉइल में था, तो सॉइल से पानी कहाँ पर आने लग गया? रूट्स में आने लग गया. तो सॉइल में पानी ज़्यादा था और रूट्स में कम था, तो पानी, द वाटर मॉलिक्यूल्स, दे मूव्ड फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन.
ठीक है, दैट इज डिफ्यूजन। बट इन केस ऑफ ऑस्मोसिस दिस मूवमेंट इज थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब वाटर मॉलिक्यूल सेम ही मूव करेंगे, जहाँ ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल है वहाँ से वो कम वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है ये हो रहा है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस। द नेक्स्ट इज द एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव, जहां पर भी अगर आप बायो में ये वर्ड सुनो, ए फॉर एक्टिव एंड ए फॉर एटीपी, तो बेसिकली जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो एनर्जी की हमेशा ही रिक्वायरमेंट होगी। तो ये 3 मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हैं जो हम प्लांट्स में देखते हैं, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को थोड़ा सा और पढ़ते हैं, हमने डिफ्यूजन पढ़ा, ऑस्मोसिस पढ़ा। तो डिफ्यूजन सिंपल मूवमेंट है, जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से वो उस तरफ को बहता चला जाएगा जहाँ पानी कम है, ठीक है। ऑस्मोसिस में क्या है कि जहाँ पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से वो उस तरफ को जाएगा जहाँ पर पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाएगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन होगी मिनरल्स की इनसाइड द रूट दैन द सॉइल। तो हमने देखा है कि जब हम रूट हेयर की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो रूट हेयर है ना, इसका जो सेल सैप है, ठीक है, जो इसके अंदर सेल सैप है दैट इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड। इसके अंदर क्या है, सेल सैप है, इट इज़ more concentrated. So now since it is more concentrated as compared to the soil, ठीक है, जो सॉइल है उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है सेल सैप, राइट। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, वाटर तो डिफ्यूजन के थ्रू चला जा रहा है, ठीक है। वाटर क्योंकि सॉइल में ज़्यादा है, रूट में कम है, तो वाटर तो डिफ्यूजन के थ्रू मूव करता जा रहा है इनटू द रूट हेयर। लेकिन यहाँ पर मेन कैच है कि मिनरल्स क्यों मूव कर रहे हैं भाई, मिनरल्स तो ऑलरेडी सेल सैप में ज़्यादा हैं, लेकिन देखो मिनरल्स लेने तो पड़ेंगे क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है। सो लोअर कॉन्सेंट्रेशन है सॉइल में और हायर कॉन्सेंट्रेशन है रूट हेयर में, किसकी, ऑफ मिनरल्स। तो यहाँ पर जो मिनरल्स है ना, दे मूव अगेंस्ट द ग्रेडियंट, एक तरफ से, मतलब एक तरह से जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर हम बोल रहे हैं। और मान लो एक रूम में 10 बच्चे हैं और एक में 2 हैं, और नए बच्चे आ रहे हैं, उनको भी हम बोल रहे हैं बस इसी रूम में चलो, मतलब ज़बरदस्ती, जगह भी नहीं बची है उस रूम में, फिर भी हम ज़बरदस्ती हम डालते जा रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी ताकि उन बच्चों को उस रूम में फिट किया जाए, ठीक है। ज़ोर से खींच के दरवाज़ा लगाना पड़ेगा कि कहीं ये सब निकल के बाहर ना आ जाए, राइट। तो सेम यहाँ पर वही हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी का यूज़ करके सॉइल से रूट हेयर को मिनरल्स दिए जा रहे हैं, मिनरल्स मूव किए जा रहे हैं। क्लियर, बात समझ आ गई, वेरी गुड। द नेक्स्ट कम्स इज द एसेंट ऑफ सैप। तो यहाँ पर सैप मतलब वही लिक्विड सा मटेरियल जो प्लांट्स के अंदर है उसका मूवमेंट है। तो अगर हम इस वर्ड की बात करें सैप की, सॉरी एसेंट की, तो एसेंट होता क्या है। सो एसेंट एक क्लाइंबिंग मूवमेंट होता है जहाँ पर क्लाइंब करते हैं ऑन माउंटेन यू कैन से और हिल। तो बेसिकली क्या हम कर रहे हैं, वी आर क्लाइंबिंग अप ऑन अ माउंटेन और ऑन अ हिल, ठीक है। सो दैट इज द अपवर्ड मूवमेंट बेसिकली। और सैप क्या है, सो दिस वाटर एंड मिनरल्स टुगेदर मेक अप सैप। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट करा रहे हैं ऊपर की तरफ। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ दिस सैप इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप। क्लियर। तो अब देखो ये एक पिक्चर है, अब इसमें क्या हुआ, मान लो यहाँ पर थे वो रूट और रूट हेयर, उन्होंने पानी एब्जॉर्ब कर लिया। तो रूट हेयर में एक सेल से दूसरे सेल को पानी डिफ्यूजन के थ्रू और ऑस्मोसिस के थ्रू वो बढ़ता चला गया, ठीक है। वाटर और मिनरल्स डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू रूट टू रूट सेल, एक सेल से दूसरे सेल को, दूसरे से तीसरे को रूट्स में मूव करते गए। अब मेन कैच आया जब यहाँ पर पहुँचा, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब ये पहुँच गया है जाइलम में। तो अब क्या होगा, तो
अब ये जो मूवमेंट है ये सिर्फ ऊपर की तरफ होगा, और इस पर्टिकुलर मूवमेंट को जब जाइलम में पानी मूव करता है और मिनरल्स मूव करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो एसेंट समझ आ गया, क्लाइंबिंग अप। ठीक है, सैप क्या है प्लांट्स के केस में? वाटर और मिनरल्स हैं, राइट। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया, क्लियर हुआ। बहुत ही सिंपल सा एक छोटी सी टर्म है जो आपकी बुक में दी हुई थी। तो अब हम आते हैं आज के सेशन के लास्ट टॉपिक की तरफ। वो भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, दैट इज द रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर, जैसा कि इसका नाम है, रूट्स में कुछ तो प्रेशर है भाई, रूट्स को कोई तो प्रेशर है, कुछ काम करने का तो ज़रूर प्रेशर है। तो यहाँ पर क्या है, रूट्स में एक प्रेशर डेवलप होता है ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस इनफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम बिकॉज ऑफ सेल टू सेल मूवमेंट। ठीक है, सेल टू सेल ऑस्मोसिस की वजह से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉन्टिन्यूसली रूट हेयर जो है वो पानी एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा पानी है ये मूव करता जा रहा है। ठीक है, ये मूव हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब इसी कॉन्टिन्यूस फ्लो की वजह से रूट्स में एक प्रेशर डेवलप होता है और ये जाइलम में एक और प्रेशर डाल देता है कि चलो बहुत सारा पानी आ रहा है भाई, रूट हेयर के पास बहुत सारा पानी है, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, चलो मूव करते जाओ। तो वो जाइलम में भी एक तरह से पानी को ऊपर की तरफ पुश करता जाता है। सो दिस इज द रूट प्रेशर। तो रूट का प्रेशर, रूट में प्रेशर है तो रूट ने जाइलम को भी भाई प्रेशर में डाल दिया कि चलो जल्दी जल्दी पानी का मूवमेंट करो, जो लीव्स को चाहिए दो, बाकी सब बाहर निकालो, राइट, बाकी सब ट्रांसपिरेशन करो। सो दिस इज रूट प्रेशर, राइट। तो सिंपल सी टर्म थी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। कहीं ना कहीं कुछ सर्टन हाइट तक जो मूवमेंट है वाटर का इनसाइड द जाइलम, दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस रूट प्रेशर। क्योंकि बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब हो रहा है तो पानी जो है ना, मॉलिक्यूल धक्के मारते जा रहे हैं रूट्स में, और रूट भी प्रेशर में आ गया कि बस हो गया, पानी को जल्दी जल्दी आगे आगे मूव करो, राइट। सो up to a certain height, the water can move in the upward direction by the help of this force, which is the root pressure. Okay, so let us now talk about one question. ठीक है, तो the question is ascent of sap in plants take place through। तो plants में ascent of sap किसके थ्रू होता है? कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, जाइलम या फ्लोएम। तो देखो, what was ascent of sap हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किया था। So there are two words, ascent एंड सैप। तो एसेंट क्या है? एसेंट है क्लाइंब अप। ठीक है, एक तरह से ऊपर को क्लाइंब करने के लिए एक वर्ड है। सैप क्या है? सैप इज वाटर प्लस मिनरल्स, राइट। तो इस वाटर और मिनरल्स का ऊपर की तरफ को मूव करना इनसाइड द प्लांट्स इज व्हाट इज द एसेंट ऑफ सैप। और ये होता किसकी वजह से? फ्लोएम की वजह से। अरे ना, वो तो फूड के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। कॉर्टेक्स, तो भाई ऐसा हमने पढ़ा ही कुछ नहीं, तो हमने इसको बिल्कुल मना कर दिया। देन एपिडर्मिस, नो, बट द जाइलम इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप बच्चों जितना भी आज हमने डिस्कस किया है इस सेशन में वो आपको हुआ होगा एकदम क्रिस्टल क्लियर। कोई भी डाउट्स हैं एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो, सब समझ आ जाएगा। अगर फिर भी डाउट्स हैं या फिर और कुछ नए क्वेश्चंस हैं, सो प्लीज़ आस्क योर डाउट्स ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnohub.com. So till then you take care, we'll meet in the next session, and as you all know, LearnoHub free है पर बेस्ट है।